नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत डायलॉग्स चैनल पर। यह एक खास सीरीज है जिसमें हम सुनने जा रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। यह सिर्फ एक आत्मकथा नहीं, बल्कि सत्य और आत्म अनुसंधान की गहरी यात्रा है, जिसे खुद बापू ने अपने जीवन के अनुभवों से लिखा है। गांधी जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। यह आत्मकथा हमें बताती है कि कैसे एक आम इंसान भी सच्चाई, नैतिकता और आत्मनियंत्रण के जरिए महानता प्राप्त कर सकता है। इस ऑडियो बुक में हम पूरी किताब को अध्याय दर अध्याय कवर करेंगे, ताकि आप गांधी जी के विचारों और उनके जीवन से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू को गहराई से समझ सकें। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय 1। जन्म जान पड़ता है कि गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वह दीवानगिरी करता रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद गांधी अथवा ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस प्रकट अविनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी के एक के बाद दूसरा यूं 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से उनके 4 लड़के थे और दूसरे से 2। अपने बचपन को याद करता हूं तो मुझे ख्याल नहीं आता कि ये भाई सौतेले थे। इनमें 5वें करमचंद अथवा कबा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवानगिरी छोड़ने का काम किया। कबा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजस्थानी कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए वांकानेर में दीवान थे। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी के भी एक के बाद एक यूं 4 विवाह हुए थे। पहले 2 से 2 कन्याएं थीं। अंतिम पत्नी पुतली बाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें अंतिम मैं हूं। पिता कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय, दयालु, उदार किंतु क्रोधी थे। थोड़े विलासी भी रहे होंगे। उनका अंतिम विवाह 40वें साल के बाद हुआ था। हमारे परिवार में और बाहर भी उनके विषय में यह धारणा थी कि वे रिश्वतखोरी से दूर भागते हैं और इसलिए शुद्ध न्याय करते हैं। राज्य के प्रति वे वफादार थे। एक बार प्रांत के किसी साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया था। पिताजी ने उसका विरोध किया। साहब नाराज हुए, कब्बा गांधी से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया। फलस्वरूप कुछ घंटों के लिए उन्हें हवालात में भी रहना पड़ा। इस पर भी जब वे डिगे नहीं तो अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दिया। पिताजी ने धन बटोरने का लोभ कभी नहीं किया। इस कारण हम भाइयों के लिए बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उतनी शिक्षा उन्हें मिली होगी। इतिहास भूगोल का ज्ञान तो बिल्कुल ही न था। फिर भी उनका व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर थी, पर मंदिरों में जाने से और कथा वगैरह सुनने से जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज भाव से मिलता रहता है, वह उनमें था। आखिरी साल में एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह से, जो परिवार के पुरोहित थे, उन्होंने गीता पाठ शुरू किया था और रोज पूजा के समय वे थोड़े बहुत श्लोक ऊंचे स्वर से पाठ किया करते थे। मेरे मन पर यह छाप रही है कि माता साध्वी स्त्री थीं। वे बहुत श्रद्धालु थीं, बिना पूजा पाठ के कभी भोजन न करतीं, हमेशा हवेली, वैष्णव मंदिर जातीं। जब से मैंने होश संभाला, तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी चातुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वे कठिन से कठिन व्रत शुरू करतीं और उन्हें निश्शेष पूरा करतीं। लिए हुए व्रतों को बीमार होने पर भी कभी न छोड़तीं। ऐसे माता पिता के घर में संवत 1925 की भाद्रपदवदी बारस के दिन, अर्थात 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। पहले अध्याय में हमने जाना कि गांधी जी का जन्म कैसे एक धार्मिक
और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण परिवार में हुआ। अगले अध्याय में हम उनके बचपन के और रोचक प्रसंगों को जानेंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस सीरीज के नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।